वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा लास्ट डेमो क्लास है जो कि इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। मैं अभी सर को इंट्रोड्यूस करूंगा जो हमारे साथ पिछले 7-8 सालों से जुड़े हुए हैं, जो यूपीएससी क्लासेस ले रहे हैं। हाँ, मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा जो हमारे साथ मिस्टर बलविंदर राजपूत, जो हमारे साथ पिछले कई सालों से जुड़े हैं, जो हमारी सिविल सर्विसेज की क्लासें ले रहे हैं और जेकेएसएसबी की क्लासें ले रहे हैं। आज आपको लास्ट हमारी डेमो क्लास मिलेगी इंडियन पॉलिटी के ऊपर। आप आराम से उस क्लास को ले लें, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं नंबर 1 ये बताऊंगा कि दिस इज़ द लास्ट डेमो क्लास। नंबर 2, जितनी भी डेमो क्लासेस थी वो हमने प्रॉमिस किया था कि इनको हम यूट्यूब पे डालेंगे ताकि आप उनको बार बार देख सकें कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग हमारा कैसा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी आपको बता के कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले दिन से ही रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। तो आगे जो क्लासेस होंगी, जैसे कल से जो क्लास होगी, ये उन्हीं बच्चों की होगी जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है या जिनका रजिस्ट्रेशन आज होगा। अगर कोई आज के बदले अगर कल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो पर्सनल मैसेज हमको व्हाट्सएप पे भेजेगा कि सर मैं आज रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, मैं कल करवाऊंगा। लेकिन कल हम उन्हीं लोगों के लो करेंगे रेगुलर क्लासेस में, बिकॉज कल हमारी रेगुलर क्लास हो रही है 2। ध्यान से सुन ले। एक होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, जो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है, वो हम लोग सुबह 10 से 11 देंगे, और 11 से 12 होगा आपका ज्योग्राफी। टू स्टार्ट विद हम ये 2 क्लासेस रहेंगे। बहुत जल्दी हम इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश के रिसोर्स पर्सन हैं वो बेसिकली ही इज़ नॉट अवेलेबल एट जम्मू टुडे। वो बेसिकली पंजाब में गए हैं। एज सोन एज ही कम्स विल स्टार्ट योर इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो। बड़े माने हुए वो हमारा सीसेट पढ़ाते हैं सिविल सर्विसेज को। तो कुछ बच्चों ने मुझे सुझाव दिया, मैसेज भेजा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे बाकी लोगों ने रिकॉर्ड किया तो आप ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दो। आई सेड ऐसा नहीं होता है। लाइव क्लासेस लाइव ही होती हैं बेटा। आपने देखा लाइव क्लासेस में आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं। वो जो यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, एक बार रिकॉर्ड हो गई तो हो गई, उसके बाद उनका अपग्रेडेशन नहीं होता, उनका अपडेशन नहीं होता, लेटेस्ट डाटा उसमें नहीं दिया जाता, वो डायनामिक नहीं होता, वो स्टैटिक होता है। मैं स्टैटिक चीज़ें नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं भी आपको सारे लेक्चर एक ही बार रिकॉर्ड करे, यूट्यूब पे डाल दिए वीडियो और चुप करके सो गए। ना उनको इम्प्रूव करना है, ना उनको अपडेट करना है, कोई चैलेंज ही नहीं रही। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से ये अनएथिकल है, इसलिए मैं कोई ऐसी माल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। तो मेहरबानी करें, कल अगर आप रेगुलर क्लासेस 2 घंटे की ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें पर्सनल मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पे, पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे, दैट सर आई वांट टू ज्वाइन, मैंने डेमो क्लासेस ले ली हैं, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा वो सारा हम आपको डिटेल में बताएंगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि वही लोग कल अलाउड होंगे जिनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ बच्चों ने तो रजिस्ट्रेशन इन्हीं दिनों करवा दिया, और कुछ जो बकाया लोग हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कल से शुरू हो जाए। अब मैं कॉल करूंगा श्री बलविंदर राजपूत जी को। बलविंदर राजपूत जी हैं हमारे साथ। मैं बहुत ही अजीज़ हैं, बहुत ही काबिल हैं। बेसिकली आईएएस तो एक बार इन्होंने क्वालिफाई किया, रिटर्न मेंस लिखा, केएस 2 बार लिखा, लेकिन इनका थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया कि बेसिकली मोटरसाइकिल से कहीं इनको ज़्यादा चोटें लग गई, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रैक्चर हो गया, और ये ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू मूव, एंड ही वॉज थैंक गॉड कि बहुत मुद्दत के बाद
ये थोड़ा ठीक हो गए, 8-10 महीने लग गए इनको इस पोजीशन में आने के लिए. नाउ ही इज़ ऑलराइट, मे बी ही इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, बट ही विल बी very soon all right, and I wish him good health. And I hand over this system to Balwinder Rajput ji. आप आराम से इनको सुने, इंडियन पॉलिटी के बड़े माहिर हैं. As already sir has introduced me, myself Balwinder, and I will take your classes of Indian polity. Indian polity. जहाँ तक इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम छोटा है या बड़ा है, चाहे वो एसएसबी है, एसएससी है, पीएससी है या फिर यूपीएससी है, तो इंडियन पॉलिटी का जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल जो रहता है. जैसे आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी. सो गाइज, अगर किसी ने, इफ समवन इज़ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जिसने अभी तक पॉलिटी के बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो उसको भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को आपके डाउट्स एक सिंपल वे में क्लियर करेंगे. और किसी को कोई भी डाउट हो, he or she can ask me after the class. So first of all I will explain that what polity in few lines, कि polity है क्या एक्चुअल में. Can anyone explain me, क्या समझते हो आप polity से? हेलो, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि आप polity से क्या समझते हो? What is polity? Very good. Polity means constitution, law, order, government, central government, society, civil society. It is all the part of polity. Polity जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक अपने घर से ही शुरू हो जाती है. पॉलिटिक्स डे टू डे लाइफ में हर बंदा किसी न किसी से कोई न किसी टाइप की पॉलिटिक्स हम प्ले करते ही रहते हैं. बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ना है कि पॉलिटी क्या है. सो गाइस, फादर ऑफ पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, फादर ऑफ पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वो कहा गया है एरिस्टोटल को. किसको कहा गया है? एरिस्टोटल को. वाई इज नोन टू बी एज द फादर ऑफ पॉलिटी. वैसे तो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों कहा गया, आपको यही आएगा अगर क्वेश्चन कहीं आ गया तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इन फ्यू लाइन्स. एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिक्स इसलिए कहा गया है बिकॉज ही वॉज अ रियलिस्टिक थिंकर. ही वॉज अ रियलिस्टिक थिंकर. एक रियलिस्टिक थिंकर थे. इन्होंने साइंटिफिक वे में पॉलिटी को, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड को स्टडी करके, एक इंडक्टिव मेथड यूज करके, एनालाइज करके एक जनरलाइजेशन बनाई थी, जिसके बेस पे उन्होंने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं के बारे में डिस्कस किया था, लाइक मोनार्की, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की एंड एटसेट्रा. सो दैट्स व्हाई इन ट्रू सेंस एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है कहा गया है, बिकॉज ही वॉज अ रियलिस्टिक थिंकर. रियलिस्टिक मीन्स ही बिलीव्स इन द रियलिटी. रियलिटी मीन्स जैसे प्लेटो थे जो इनके गुरु थे, जो उनके टीचर थे. एक्चुअली एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के क्या थे? स्टूडेंट थे. बट प्लेटो जो थे उनको फादर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं कहा गया है क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक थिंकर थे. उन्होंने एक साइंटिफिक वे में एक ऑब्जर्व नहीं किया था. उन्होंने जनरलाइजेशन से पार्टिकुलराइजेशन पे आए थे. ही यूज्ड डिडक्टिव मेथड. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली. नाउ दिस टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. फर्स्ट आई विल डिस्कस कि कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल में डिस्कस करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन
एक्चुअल में है क्या, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कितने टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन जो है होते हैं। सो फार एज कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, संविधान की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, यस यस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आप अपनी लेमैन लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब करना होगा, व्हाट यू विल से, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यस, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। क्या कह रहे हो? देखो एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इन शॉर्ट आई विल से इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स एंड regulations. Now guys, constitution is of various type. Which one? देखो, that is the part of the constitution. You are right, your point is right to some extent. Constitution, first of all I will say कि constitution जो है, yes, that's the point. Constitution जो है, it may be or unwritten. Constitution जो है वो written भी हो सकता है और unwritten भी हो सकता है. Now first I will discuss unwritten constitution. Unwritten constitution, unwritten का वर्ड ही क्या कह रहा है हमें? Unwritten mean uncodified, जो किसी कोड में नहीं लिखा गया है, unwritten. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? अनकोडिफाइड, दैट इज बेस्ड अपॉन ट्रेडिशनल लॉज and customs or parliamentary laws. Now I will explain कि क्या इसका क्या मीनिंग है. ये कहता है कि unwritten constitution, in short अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा. ओके, unwritten constitution क्या होता है? uncodified, that is इसको रिटर्न ना लिखा हो. It is based upon, this is most important, it is based upon traditional laws and customs and parliamentary laws. देखिए, traditional laws and custom laws means वो चीज़ जो पहले हमारे ट्रेडिशन रही है या कस्टम रहा है किसी भी कंट्री का, आगे जाके वही चीज़ उनका जो है रूल्स बन गई, रेगुलेशंस बन गई और वो स्टिल जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और उसी के बेस पे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उनका क्या रहता है? मेंटेन रहता है. जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन British Constitution, this is an example of किसकी? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आज भी आप देखिए ब्रिटेन में जो है समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन में बताइए कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन सी कंट्री में फॉलो किया जाता है. ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो सबसे पहले ब्रिटेन में फॉलो किया गया, वहां पे आज भी यही है. देन टू सम एक्सटेंट इट इज आल्सो इन न्यूजीलैंड आल्सो एंड इजराइल आल्सो. एक कंट्रीज है जहाँ पे जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉलो किया जाता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ट्रेडिशनल के बेस पे, ट्रेडिशनल लॉज या कस्टमरी लॉज के ऊपर बेस्ड है. जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं, बिफोर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें, बिफोर 1947, 15 अगस्त ऑफ 1947 या एंशिएंट इंडिया की बात करूं, तो उस वक्त यही लॉज थे. ट्रेडिशनल लॉज और कस्टम लॉज ही फॉलो होते थे. उस वक्त कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्री नहीं थी. जैसे बहुत सारी, जैसे सती प्रथा था, देवदासी सिस्टम था, ये सब क्या थे? ट्रेडिशनल लॉज एंड कस्टम्स थे जो सोसाइटी में फॉलो किए गए और जो पास ऑन होते गए. कल्चर मीन्स व्हाट? जो चीज़ पास ऑन होती जाए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और वही सोसाइटी का एक पार्ट बन के रह गई. तो उन लॉज को हम बोलते हैं, जो भी हमारे पहले ट्रेडिशनल लॉज थे, कस्टम लॉज थे, जब उनको हम फॉलो करके आगे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा भारतीय संविधान जो है वो लिखा गया, जिसके चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन कि कैसे बना. फर्स्ट आई विल गिव यू द ओवरऑल व्यू. तो एट प्रेजेंट जैसे इंडिया की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्री. बट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज नॉट अ रिटन. So guys, this was the unwritten constitution which is based upon traditional laws and customs or parliamentary laws, not a written. और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ जी सर बोलिए. वो भी आएंगे, वो तो बाद में आएंगे. सब वो बाद में है. जस्ट लिसन ना, वो तो अभी जस्ट फर्स्ट टेक द ना ओवरव्यू कि क्या चीज़ है. सीक्वेंस पे चलना है ना, वो तो अभी बाद में आएगा. ठीक है ना, एक सीक्वेंस पे चलो ना. पहले कॉन्स्टिट्यूशन का तो पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है ओवरऑल. इट विल हेल्प यू. एक ओवरऑल अपना आपको पता हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन में क्या है, अनरिटन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मार्क किस टाइप का. फिर हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो now next is written constitution. Written constitution. अब written वर्ड ही written है, तो written constitution means a written documentary. It is a written It is a written documentary. That means हर चीज इसमें मेंशन है, रिटन है, कोडिफाइड. वहां पे अनकोडिफाइड था, दिस इज कोडिफाइड. ये क्या है? कोडिफाइड है. जो भी चीज, जो भी लॉ, कानून बनेगा इस रिटन डॉक्यूमेंट्री को अकॉर्डिंगली ही बनेगा. हाँ जी, हाँ जी, एब्सोल्युटली. कॉन्स्टिट्यूशन नो, वो बाद में मैं आऊँगा ना, अभी क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. क्वेश्चन का पार्ट है रिटन एंड अनरिटन. नेक्स्ट विल बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है. ओके, नहीं फ्लेक्सिबल नहीं था. मैंने कहा बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था? इट वाज अनरिटन. यस, इट वाज अनरिटन. बट उस वक्त हमारे पास कोई मतलब भारतीय संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्री नहीं थी. वही हमारे ट्रेडिशनल लॉज जो थे वही हमारा क्या बन गए थे, वही कस्टम्स हमारा क्या बन गए थे, सोसाइटी को गवर्निंग रूल्स बन गए थे. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको सती प्रथा की.
ठीक है ना। तो आज प्रेजेंट टाइम में वो कहीं है नहीं है। तो बहुत सारे कास्टिज्म था, क्या आज है? आज बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। तो बहुत सारे जो पहले अनरिटन ट्रेडिशनल लॉज थे, वो मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको कि उस वक्त क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, वो एक अनरिटन फॉर्म में था। वही सोसाइटी के रूल्स जो थे वही गवर्निंग चलते थे। बट एट प्रेजेंट ऐसा है क्या? आज क्या है? हर चीज रिटन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज कोडिफाइड। ये कोडिफाइड होता है, मतलब रिटन एक डॉक्यूमेंट्री होती है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। यूएसए और इंडिया में क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन डॉक्यूमेंट्री जो है वो फॉलो की जाती है। नॉट लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रेडिशनल लॉज के बेस पे नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड एज वेल फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है, दैट आई विल डिस्कस। फर्स्ट आई विल टेक रिजिड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए वर्ड रिजिड से ही हमें पता चल रहा है कि जिसको हम, रिजिड मीन्स व्हाट? फिक्स्ड, जो आसानी से चेंज नहीं हो सकता है। और फ्लेक्सिबल से ही मतलब हमें क्लियरली वर्ड से ही कह रहे हैं। फ्लेक्सिबल क्या है? जो चीज मोल्ड की जा सके, चेंज की जा सके। ओके गाइस, अगर हम बात करें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज रिजिड। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उसको जो है उसमें अमेंडमेंट्स इजीली पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं है। वही जो ट्रेडिशनल लॉज, कस्टम, पार्लियामेंट्री लॉज है, वही जो है उनको फॉलो किए जाते हैं। नाउ, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल मीन्स जिसको हम इजीली, यस फ्लेक्सिबल यस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट मीन्स इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्वाजी फेडरल। क्या है? क्वाजी फेडरल। दैट मीन्स ना ही ये फुली फेडरल है, ना ही ये फुली यूनिटरी है। वो मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन कि कौन से फेडरल फीचर्स हैं और कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं। वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो एक ओवरव्यू दे रहा था मैं आपको। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट इज यूनिटरी एंड फेडरल। दिस इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशन की एक और फॉर्म होती है, यूनिटरी एंड फेडरल। देखिए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन सिंपल वर्ड्स, यूनिट मीन वन। यहां पे पावर सिर्फ एक ही के हैंड में होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट।
दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और फेडरल में क्या होता है? इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स, इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स। यहां पे डिवीजन ऑफ पावर्स हो जाती है किसके बीच में? यस, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये भी एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी तो मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंचे ही नहीं है। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक यूनिटरी फॉर्म होती है, एक फेडरल फॉर्म होती है, जबकि इंडिया में जो है ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, फेडरल भी और यूनिटरी। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाजी फेडरल। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नीचे ऑप्शंस होंगे यूनिटरी, फेडरल, बोथ, नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी बोथ, यूनिटरी एज वेल एज फेडरल फीचर्स। वो कौन कौन से हैं यूनिटरी और फेडरल फीचर्स, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ गाइस, ये था एक छोटा सा ओवरव्यू रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज़ का किस बेस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी, फेडरल हो सकता है, रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। नाउ और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग टू, ये जो यहाँ से जितना हमने पढ़ा है यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, कोई भी पेपर उठाइए, एसएससी का उठाइए, एसएसबी का उठाइए, कोई भी देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली, जो आज का टॉपिक जितना भी अभी तक रहा है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे और आप आराम से सॉल्व भी करोगे। नाउ नेक्स्ट हमारा शुरू होता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसे बनाया गया, कैसे इसकी शुरुआत की गई, हाउ इट वाज स्टार्टेड, हाउ द प्रोसेस, हु इनिशिएटेड द प्रोसेस। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस बनाया गया, वो बनाया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां से टॉपिक शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ना अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअल में है क्या है, कहां से आई, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया, and how it was formed, and what was the role of the Constituent Assembly in the forming of the Indian Constitution, and how the Indian Constitution was formed. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत बार स्टार्टअप में जो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, दैट वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय, गिवन बाय एम.एन. रॉय इन 1934। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था, जो कि एक कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉर्म की थी इन 1920। एम.एन. रॉय इन 1934 इन्होंने सबसे पहले जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। देन आफ्टर एम.एन. रॉय इट बिकेम द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज आईएनसी जो होती सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो एनडी की मानी जाती है, रिकॉग्नाइज पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी वही थी बिफोर इंडिपेंडेंस।
जो कि 1885 में जो है फॉर्मेशन हुई थी जिसकी, ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ डुफ्रेन। सो एम एन रॉय के बाद इन 1934 ये नेक्स्ट डिमांड बनी किसकी, आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 1935 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ किसकी, JL under the presidentship of JL नेहरू। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया, एम.एन. रॉय ने इन 1934। देन आफ्टर हिम दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इसकी जो डिमांड रखी गई वो रखी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू इन 1935 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ JL नेहरू। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये डिमांड ब्रिटिशर्स ने कहां से कब एक्सेप्ट की, वो वहां से क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट। अब ब्रिटिश इंडिया के सामने तो ये डिमांड्स रखी गई, ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम जो थी इसकी जो डिमांड थी अनडायरेक्टली एक्सेप्ट की थी, एक्सेप्टेड फर्स्ट टाइम, यहां से क्वेश्चन आता है, एक्सेप्टेड फर्स्ट टाइम, नॉट डायरेक्टली, फर्स्ट टाइम इनडायरेक्टली, फर्स्ट टाइम indirectly under August offer of 1940। तो ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम जो डिमांड एक्सेप्ट की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने की बाय द इंडियंस, वो एक्सेप्ट की थी इनडायरेक्टली ड्यूरिंग द अगस्त ऑफर 1940। अगस्त ऑफर क्या था, ऑफर यहीं से पता चल रहा है, ऑफर था ये एक, किसके लिए, इंडियंस के लिए, बिकॉज उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था स्टार्ट हो चुका था 1939 में। थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था 1940 टू 1919, उसमें क्या था, ब्रिटिशर्स हमारी जितनी भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे या मॉडरेट्स ग्रुप थे, उन सब लीडर्स ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्यों सपोर्ट की थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था इफ़ यू विल प्रोवाइड सपोर्ट वी विल गिव यू अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फॉर्म अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यू। बट आफ्टर द वॉर ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। देन अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। तो इस टाइम उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बहुत बड़ी पार्टी थी और उसकी सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी थी, उसकी सपोर्ट के बिना इंडियंस की सपोर्ट नहीं मिलती। और ब्रिटिशर्स पे बाहर से भी प्रेशर था कि इनकी सपोर्ट लो, और बिना पूछे इन्होंने इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया अनडेलिबरेटली। बट इंडियंस ने इस बार टोटली डिनाई कर दिया कि हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज यू पीपल आर लॉयर, कहते कुछ हो करते कुछ हो, पहले हमारी डिमांड फुलफिल करो फिर हम आपको जो है आपकी जो वी विल प्रोवाइड यू द सपोर्ट। और उसी सपोर्ट को लेने के लिए एक ऑफर इंडियंस के सामने रखा गया जिसको नाम क्या दिया गया, अगस्त ऑफर 1940। इस ऑफर में कहा गया कि आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करो एंड आफ्टर विनिंग द वॉर, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर वी विल फॉर्म अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर यू। बट this offer was not accepted, but this offer was not accepted by Indian National Congress as well as
मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फाइनली ये डिमांड कब फुलफिल हुई? फाइनली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, this is important, of 1946. Finally, under the cabinet mission plan of 1946, constituent assembly was formed. Assembly was formed. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने जो डिमांड एक्सेप्ट की थी इनडायरेक्टली टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, बताइए कौन से प्लान के अंदर की थी? दैट इज अगस्त ऑफर। अगर क्वेश्चन आता है कि अंडर विच प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, under which plan constituent assembly was formed, then answer will be what? Cabinet mission plan. आंसर क्या रहेगा आपका? कैबिनेट मिशन प्लान। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म की गई। नाउ कंपोजिशन क्या रहा उसका? व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ओके, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देख लो आप। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टोटल मेंबर्स थे, टोटल इसके मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर्स थे 389। कितने मेंबर्स थे? 389। अब आउट ऑफ दीज 389 296 जो थे, देखो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैसे एट प्रेजेंट हमारी अभी जैसे हमारी 3 लिस्ट है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हमारी जो 3 लिस्ट उस वक्त जो थे, सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, देन लेटर ऑन 3 में किया गया। तो उस वक्त क्या थे, जो प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के अंडर थी, जो प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के अंडर थी, उनको बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस। और जो प्रिंसेस के अंडर रहती थी, राजे महाराजों के अंडर थी स्टेट्स, उनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। उनको क्या कहा जाता था? प्रिंसली स्टेट्स। जैसे हमारी एग्जांपल थी J&K की, हैदराबाद की, जूनागढ़ की, और भी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, तो उस वक्त 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड था, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस वो थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे डायरेक्टली, और प्रिंसली स्टेट्स जो थे जो कि किसके अंडर में थी? प्रिंसेस के अंडर में थी। क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, जो टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389, तो आउट ऑफ दीज 389 जो 296 मेंबर्स थे, दे वर फ्रॉम
ब्रिटिश प्रोविंसेस। ये कहां से थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। 289 मेंबर्स। ओ मे भी मिस्टेक हो सकती है। ओके ओके वेट, ठीक है। तो 292 मेंबर्स जो थे वो कहां से थे? हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से और प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स को किस तरह से इलेक्ट किया गया, किस तरह से उनकी जो है इलेक्शन कंडक्ट की गई थी। तो आपने याद रखना है ये जो 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, ये इलेक्टेड थे। ये क्या थे? इलेक्टेड, बट नॉट डायरेक्टली। दे वर इलेक्टेड indirectly. They were elected indirectly. Indirectly by the elected members, by the elected members of the British assemblies. यहाँ से याद रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, वो क्या थे? वो इलेक्टेड थे, बट नॉट डायरेक्टली। दे वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। They were elected indirectly by the elected members of assemblies of the British provinces. But आपने इतना याद रखना सिर्फ, they were elected indirectly. Now after that next आपके जो आएंगे 93 मेंबर्स जो थे, ये जरा नंबर चेक कर लेना। 93 मेंबर्स, जो 93 मेंबर्स थे, they were elected from, they were nominated, not elected. They were nominated from princely states. This is the point. यहां पे क्या है? जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से मेंबर्स थे उनको कैसे इलेक्ट किया गया था? दे वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ओके। बट जो 93 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट से, वो क्या थे? नॉमिनेटेड थे। दे वर नॉमिनेटेड। नॉमिनेशन किसने की थी? उनकी प्रिंसली स्टेट्स के, उनके थ्रू जो है इनको नॉमिनेट किया। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रिंसली स्टेट से मेंबर इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे, व्हाट एवर, और प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस से मेंबर्स को किस तरह सेलेक्ट किया गया था? क्या वो नॉमिनेटेड थे? क्या वो इलेक्टेड थे? समटाइम इलेक्टेड वर्ड वहां पे होता है, साथ में लिखा होता है डायरेक्टली। दूसरा ऑप्शन होगा इलेक्टेड एंड इनडायरेक्टली। फिर वहां पे जिसने थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा वहां कंफ्यूजन हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो इलेक्टेड थे बट इनडायरेक्टली। और ब्रिटिश प्रोविंसेस से मेंबर्स, प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स क्या थे? 93 मेंबर जो किए गए थे, दे वर नॉमिनेटेड मेंबर्स। और उसके बाद में जो रिमेनिंग 4 थे, रिमेनिंग जो 4 थे, दे वर इलेक्टेड फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस वो थी प्रोविंसेस थी जो कि चीफ कमिश्नर्स के अंडर में रहती थी, ठीक है। जो रिमेनिंग 4 थे, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कि जो चीफ 4 मेंबर्स जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, बताओ वो इलेक्टेड थे कि नॉमिनेटेड थे? दे वर इलेक्टेड। नॉमिनेटेड सिर्फ प्रिंसली स्टेट से थे 93 मेंबर्स। ये था कंपोजिशन। दिस वाज द कंपोजिशन किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो फॉर्म की गई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। नाउ अब नेक्स्ट आता है कि मेथड कौन सा यूज किया गया इलेक्शन में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, बाय विच मेथड? जैसे आज प्रेजेंट हम इंडिया में बात करें
लोकसभा इलेक्शन में हमारा जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड यूज किया जाता है, एंड सो फार एज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा मेंबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। बट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे, उन जो इलेक्शंस कंडक्ट की गई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस में, यहाँ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में, they were elected by means of proportional representation, by means of proportional representation through a single transferable vote, through a single transferable vote। अब देखिए, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आता है, बताइए कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो किस तरह सेलेक्ट किए गए? नीचे ऑप्शंस होंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और भी बोथ होगा, नन ऑफ दीज, ओनली वन, ओनली टू। सो आंसर विल बी व्हाट? दे वर इलेक्टेड बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? हो सकता है बहुत किसी को डाउट हो रहा हो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। देखिए, प्रोपोर्शन इट इज मैथमेटिकल टर्म्स, रेशो प्रोपोर्शन, उसमें रेशो रखी जाती है कि कितनी रेशो में क्या है। तो यहाँ पे भी इस इलेक्शन में जो है, ये जो इलेक्शन कंडक्ट की गई थी, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसकी? पॉपुलेशन बेस पे। जिस कम्युनिटी के मतलब ज़्यादा प्रोपोर्शन थी, उस हिसाब से उनको सीट्स दी गई थी वहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया गया था। प्रपोर्शन के बेस पे जिस कम्युनिटी की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, उस हिसाब से जो है सीट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। दैट आई विल डिस्कस कि किस किस कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट किया गया था इसमें। ओके गाइस, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये तो चलो हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट आई विल डिस्कस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मल्टीपल मेंबर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, और वहाँ पे हम चॉइस बेस पे जो है क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। जैसे हमारे पास 4 कैंडिडेट्स के नाम है, उस पर हम अपनी चॉइस देंगे, जैसे ABCD कोई भी हमारे पास है, ठीक है, हम अपनी चॉइस देते हैं, जैसे इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इस फोर्थ, देन दूसरा आएगा, फिर उस बेस में जो इलेक्शन कंडक्ट की जाती है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन इसी मेथड पे होती है, एंड वाइस प्रेसिडेंट आल्सो, ठीक है। तो ये मेथड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये मेथड जो था यूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गाइस। सो दिस वाज योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका मतलब कंपोजिशन क्या था? इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लेंथी, अभी तो शुरुआत ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको कंप्लीट करना हो तो 5 to 6 लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ तो ये आपका आज डेमो क्लास था। तो मुझे वैसे भी टाइम ज़्यादा चाहिए होता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसमें वर्ड टू वर्ड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। अभी तक जितना, हाँ जी, प्रिंस नो, प्रिंसली स्टेट्स में 389 नहीं थे, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस। नो 565 नहीं थे। No. There were total 389 members of the Constituent Assembly when it was formed originally. I am talking that
जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, उस वक्त 389 मेंबर्स थे। कितने थे? 389। उस 389 में से 292 जो थे वो कहां से थे? वो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से। और 92 जो थे वो थे 93 जो थे दे वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, और जो रिमेनिंग 4 थे दे वर फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरऑल थे 389, बट लेटर ऑन, वो बाद में अभी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फिर बाद में 3 जून 1947 में जब पाकिस्तान ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली, फिर उसके मेंबर्स रिड्यूस हो गए थे, अराउंड 299 पे आ गए थे। ठीक है, तो 569 वाला कहीं भी नहीं है, मे भी आपने पता नहीं कहाँ पढ़ा है ये, बट 569 आज तक कहीं पे भी मेंशन नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। देखिए क्वेश्चन का मैं आप समझ नहीं रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो मेंबर्स थे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ओरिजिनल जो एक्सेप्ट किए गए थे दैट वर 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर मैंने आपको उसमें हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं कि बताइए अब यहाँ अब ये जो मेंबर्स थे इनको कहाँ से किस तरह सेलेक्ट किया गया। उसमें से 292 जो थे वो थे हमारे प्रोविंसेस से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, जो कि इलेक्टेड थे इनडायरेक्टली। देन जो 92 थे उनको क्या किया गया था? दे वर नॉमिनेटेड, 93 दे वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स। एंड 4 जो थे पता नहीं, आई डोंट नो, लक्ष्मीकांत, यस, आप कोई आई डोंट नो, मे बी हो सकता है, डाउट हो जाता है, हमें इस पर कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, सबको गलती हो जाती है। ओके, कोई बात नहीं, हो जाती है समटाइम्स नंबर्स में, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, कोई बात नहीं 500 नो, बिल्कुल नहीं, 500 है ही नहीं, इट्स कोई बात नहीं। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो बाद में वीडियो में भी। हाँ जी, देखिए आप काउंट कीजिए ना कितने बनते हैं, क्योंकि ये समटाइम फैक्चुअल होता है ना, निकल जाता है। तो 293 आप कितना लिखवाया? 290, देखिए अभी करते हैं ना क्लियर। अगर आप कहते हो 292, ठीक है, 93 एंड 4 कितने बने? 9, 18, 389। दिस इज द कंपोजिशन। दैट मीन्स 292 जो थे वो थे कहाँ से? 292 मेंबर्स कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस से, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया। और 93 थे हमारे प्रिंसली स्टेट से, और 4 कहाँ से थे? चीफ कमिश्नर। तो टोटल सम करो कितना बनता है? 380, यस 389, ठीक है। हाँ 292 में भी हो जाती है आपका मिसअंडरस्टैंडिंग समटाइम्स, ऐसा कोई बात नहीं, इशू नहीं है। ओके, हाँ, बट एक्चुअल में जो है दैट इज 292, जो 389 को डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है दैट इज 292। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं देखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है 292 थे प्रोविंसेस से, 93 थे प्रिंसली स्टेट से, और 4 थे आपके चीफ कमिश्नर से। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।